नमस्कार साथियों, वंदे मातरम, जय गौ माता की। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ 12th क्लास का यूनिट फॉर रासायनिक बल गतिकी। बेहद इंपॉर्टेंट है यूनिट और सभी चीजें समझने लायक है, कंसेप्ट बाय कंसेप्ट। तो मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ रासायनिक बल गतिकी। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए रासायनिक बल गतिकी होती क्या है। क्या होती है कि रासायन विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया के वेग में तथा उनको प्रभावित करने वाले कारकों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। यानी रासायनिक बल गतिकी रासायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग तथा उनको प्रभावित करने वाले कारकों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। अब हमारा तात्पर्य वेग से क्या है, यानी रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या होता है, इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यानी वेग दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं हम, वेग दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। यानी एक होगा अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन। बिल्कुल आपको कंसेप्ट समझना है, रटना नहीं है कुछ भी। बटा जब भी ये अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन हुआ तो कुछ ना कुछ समय लगा, यानी परिवर्तन में लगा समय। एक तो हमारे पास ये तरीका है कि अभिकारकों की सांद्रता में कितना परिवर्तन हुआ और कितना समय हुआ उसका भाग लगा दिया जाए तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, वेग प्राप्त हो जाएगा। ये वेग किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए। मैं आपको इजी रहेगा इसलिए यहां लिख देता हूं R। और या दूसरा तरीका आपके पास ये रहेगा, वेग है आपके पास प्रोडक्ट यानी उत्पाद, यानी उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन। उत्पाद की सांद्रता में कितना परिवर्तन हुआ तो कुछ ना कुछ समय लगेगा, तो परिवर्तन में लगा समय। यानी ये उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन हुआ तो उसमें कितना समय लगा, तो ये अनुपात क्या कहलाएगा, वेग कहलाएगा। किसका, उत्पाद का। तो वेग निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं। अब आप चाहो तो वेग की परिभाषा आसानी से बना सकते हो। अगर ध्यान देना बच्चों, परिवर्तन में लगा समय में की वैल्यू में रखता हूं 1, इसकी वैल्यू में क्या रखता हूं 1, तो हमारे पास बचेगा क्या, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन में लगा इकाई समय। कुछ नहीं है, बहुत इजी है। परिवर्तन में लगा समय को मैं रख रहा हूं इकाई, तो हमारे पास वेग के बराबर में क्या वैल्यू बचेगी, अभिकारकों की सांद्रता या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन में लगा इकाई समय, उसको क्या कहेंगे, वेग कहेंगे। या ऐसे भी परिभाषा बना सकते हो, अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन तथा परिवर्तन में लगा समय का अनुपात क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। इसी प्रकार यह भी सही है कि उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन तथा परिवर्तन में लगा समय का अनुपात क्या कहलाता है, अभिक्रिया का वेग कहलाता है। अगर मैं बात करूं, आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पे अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारक को बोलते हैं रिएक्टेंट, यानी किसी भी चीज में परिवर्तन कब होगा, अंतिम माइनस लास्ट। यानी मैं यहां लिख दूं R2 माइनस R1, ये हो जाएगा अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन। और समय में लगा परिवर्तन, यानी इसको मैं लिख दूं T2 माइनस T1। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, अभी इसमें चेंजेस होगा। तो इसी प्रकार अगर आपको इसका निकालने को बोले तो P यानी प्रोडक्ट P2 माइनस P1 अपॉन में T2 माइनस T1। अभी ये फॉर्मूला पूरा नहीं हुआ है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इधर ध्यान देना, यहां पे वेग रिएक्टेंट और वेग प्रोडक्ट मैं यहां लिख रहा हूं, जैसे यहां जगह नहीं है, चलो यहां देखो, इधर जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं जिसके माध्यम से ये कहानी आपको पूरी समझ में आ जाएगी। कोई रिएक्टेंट है, अभिकारक है, वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, किसमें, यानी उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है।
तो जब t बराबर 0, ध्यान देना यहां पे t बराबर 0 वह समय होता है जिसमें केवल अभिकारक मिलते हैं, कोई क्रिया नहीं करते हैं। t बराबर 0 यानी केवल अभिकारक मिले हैं, उत्पाद की ओर नहीं बढ़े। तो t बराबर 0 में मैं मान लेता हूं उस समय अभिकारक थे 10, अभिकारक की सांद्रता थी 10, यानी t बराबर 0 था तो अभिकारक ही है, उत्पाद में कन्वर्ट नहीं हुआ, यानी वह समय जब अभिक्रिया स्टार्ट होने लगी उसे बोलते t बराबर 0। तो t बराबर 0 था तो उस समय प्रोडक्ट कितना मिलेगा, हमें 0 मिलेगा, क्योंकि अभी अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई। अगर मैं t बराबर 1 सेकंड लूं, ध्यान देना बहुत ही इजी है, अगर ये समझ में आया तो ये आसानी से क्लियर हो जाएगा। अगर मैं मान लूं 8, यानी कुछ अभिकारक किसमें परिवर्तित हो गया, उत्पाद में, जब समय बराबर कितना हुआ 1 सेकंड, तो यहां पे कितना आ जाएगा 2, टोटल वापस कितना है 10, टोटल वापस कितना है 10। अगर मैं t बराबर 2 तो यहां हो जाएगा 6, और मैं मान लेता हूं यहां कितना हो जाएगा 4, टोटल कितना आ रहा है वापस 10, यानी कुछ अभिकारक है धीरे धीरे किसमें परिवर्तित होने लगा है, उत्पाद में। और इसी प्रकार t बराबर 3 सेकंड पर यहां हो जाएगा 4 अभिकारक की सांद्रता और यहां हो जाएगी 6, और एक समय t बराबर 4 में ले रहा हूं तो यहां हो जाएगा 2 और यहां हो जाएगा 8, और एक समय ऐसा आएगा t बराबर 5 पर कि सभी अभिकारक की सांद्रता किसमें परिवर्तित हो जाएगी, उत्पाद की सांद्रता में। तो यहां हो जाएगा 0 और यहां हो जाएगा 10, यानी अभिकारक पूर्णतः किसमें परिवर्तित हो गया, उत्पाद में। यानी यहां से जैसे जैसे एक फैक्ट निकल के आ रहा है, जैसे जैसे समय में वृद्धि हो रही, किसमें वृद्धि हो रही बच्चों, समय में वृद्धि हो रही है, वैसे वैसे अभिकारकों की सांद्रता में क्या हो रही है, कमी हो रही है। समय के साथ साथ उत्पाद की सांद्रता में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, यहां से मान लो आपने t बराबर 1 सेकंड पर, t बराबर 1 सेकंड पर, तो ये हो जाएगा t1, और आपने उसी समय रिएक्टेंट हो जाएगा R1। मैं अभिकारक के लिए ले रहा हूं, अभिकारकों के लिए, और एक मैं समय ये ले रहा हूं t बराबर 4 पर, तो ये कहलाएगा यहां पर t2 कहलाएगा, और उसी समय यहां पे ये कहलाएगा R2, क्या कहलाएगा R2। अब अगर आपको वेग निकालने का बोले तो कैसे निकालोगे, किसके लिए वेग निकालना है, रिएक्टेंट या अभिकारक के लिए, तो फॉर्मूला ये रहा हमारे पास, यानी वेग हमारे पास किसके लिए बच्चों, R रिएक्टेंट के लिए, R2 माइनस R1। R2 की वैल्यू क्या है 2, R1 8 बट्टा T2 माइनस T1, T2 कितना है 4 माइनस T1, यह हो जाएगा यहां पे 1, यानी 6 बट्टे माइनस के 6 बट्टे 3, यहां पे आएगा माइनस की 2। यानी एक बार हमने यहां अभिकारक का वेग निकाला तो हमारे पास कितना आया, माइनस का 2। अगर मैं लूं यहां पर इसी कंडीशन में, समय वही है और समय भी वही है, अगर मैं वेग निकालूं किसके लिए बच्चों, अभिकारक नहीं, उत्पाद के लिए, किसके लिए निकालूं, उत्पाद के लिए निकालूं, तो वेग बराबर किसके लिए हो जाएगा यहां पर, प्रोडक्ट के लिए। तो वेग ये तो है रिएक्टेंट के लिए, अब हमें निकालना है प्रोडक्ट के लिए, तो उसी समय यहां पे ये क्या कहलाएगा, यहां रिएक्टेंट है तो यहां प्रोडक्ट P1 कहलाएगा, क्योंकि उत्पाद ले रहे हैं। और उसी वक्त t बराबर 4 पर चेक करो कि P2 यानी प्रोडक्ट सेकंड यानी उत्पाद की सांद्रता। अब हमें निकालना है, वेग निकालना है उत्पाद की सांद्रता के लिए, फॉर्मूला हमारे पास पड़ा P2 माइनस P1, T2 माइनस T1। तो मैं निकाल रहा हूं P2 माइनस P1 बट्टा T2 माइनस T1। P2 की वैल्यू कितनी है, P2 हमारे पास है 8, माइनस P1 कितना है 2, बट्टा T2 कितना है 4, माइनस T1 कितना है 1, 6 बट्टा 3 यानी प्लस के 2। थोड़ा ध्यान देना, यहां पे आया माइनस का 2, यहां पे आया प्लस का 2, केवल परिमाण भिन्न है लेकिन राशि क्या है, समान है। यानी एक चीज सोचने लायक ये है कि यहाँ पे माइनस का 2 और यहाँ पे प्लस का 2, यानी यहाँ पे ये माइनस का 2 ये शो कर रहा है कि समय के साथ साथ धीरे धीरे अभिकारकों की सांद्रता में क्या हो रही है, कमी हो रही है। जिस दर से कमी हो रही है उसी दर से अभिकारक क्या होने चाहिए, बढ़ने चाहिए, यानी अभिकारक की सांद्रता बढ़नी चाहिए।
इसीलिए ये -2 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है +2। ये -2 यहाँ शो कर रहा है कि अभिकारकों की सांद्रता में क्या हो रही है, कमी हो रही है, और ये +2 यहाँ पे शो कर रहा है अभिकारकों की सांद्रता में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। लेकिन हमें दोनों वैल्यू क्या चाहिए, समान चाहिए। तो हमारे पास फॉर्मूले 2 निकल के आए हैं, ध्यान देना। एक हमारे पास वेग का क्या फॉर्मूला निकल के आया है रिएक्टेंट के लिए कि R2 - R1 बट्टा T2 - T1, और वेग बराबर प्रोडक्ट के लिए क्या निकल के आया है P2 - P1 बट्टा T2 - लेकिन ये दोनों बराबर होने चाहिए कि जितने दर से अभिकारक घट रहे हैं उतनी दर से उत्पाद बढ़ने चाहिए, यानी सांद्रता बढ़नी चाहिए। लेकिन यहां नेगेटिव आ गया, तो मैं इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए इस फॉर्मूले में पहले से क्या लगा दूं, माइनस लगा दूं। यहां पे क्या लगा दूं, यानी यहां से ये सिद्ध तो हो गया है कि अभिकारक का वेग आएगा जो हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए यहां मैं पहले से ही क्या लगा दूं, माइनस लगा दूं। तो इस प्रकार ये राशि और ये राशि क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। यानी जितनी दर से अभिकारक की सांद्रता कम होगी उतनी ही दर से उत्पाद की सांद्रता में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो मैं हाँ, तो हमने वेग पढ़ लिया था, औसत वेग। तो हमारे पास 2 फॉर्मूले आए थे, ध्यान देना। वेग का फॉर्मूला एक तो हमारे पास आया था वेग रिएक्टेंट के लिए, हमारे पास फॉर्मूला आया था R2 - R1 अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन और परिवर्तन में लगा समय। और यहां पे आपको बताया था बार क्या लगाना है, माइनस लगाना है। क्या लगाना है, बार माइनस। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, परिवर्तन हम शो करते हैं डेल से, फिजिक्स में आपको पता होगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं डेल R बाई डेल टी, डेल R बाई डेल टी, और यहां नेगेटिव लगाना है। क्या लगाना है, ऋणात्मक चिन्ह। और इसी प्रकार में अगर वेग लिखना चाहूं प्रोडक्ट के लिए, तो P2 - P1 अपॉन में T2 - T1, और इसको भी ऐसे लिख सकता है डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। तो आपको 2 फॉर्मूले याद रखना, कुछ नहीं, नॉर्मल सा 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अभिक्रिया देख के पूछा जा सकता है कि उस अभिक्रिया का क्या लिखो, वेग लिखो। तो ये नॉर्मल सा है, कुछ नहीं। अब मैं बात करूं इसका ग्राफ, औसत वेग का ग्राफ बहुत ही इजी ग्राफ है। हमने कंडीशन क्या ली थी, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, यानी अभिकारक कन्वर्ट हो रहा है उत्पाद में। तो हमने समय लिया था, शुरुआती समय एक बहुत ही साधारण, t बराबर 0 पे, t बराबर 1 पे, t बराबर 2 पे, t बराबर 3, और t बराबर 4, और t बराबर 5। और यहां पे शुरुआती हमारे पास सांद्रता थी 10, लेकिन t बराबर 0 पे प्रोडक्ट था 0। इसी तरह 2, 6, 8, 4, 6, 2, 8, 0 और 10। तो हमने उदाहरण में ये लिया था कि हमने t बराबर 1 पे, या ये था T1, और t बराबर 4 पे इसे माना था T2, और उसी समय ये था R1 और ये था R2, और उसी समय ये था P1 और ये था P2। अब इसको देखते हुए हमें ग्राफ बनाना है। मैं ये ले रहा हूं, किसके लिए ले रहा हूं, अभिकारक के लिए। किसके लिए ले रहा हूं, यहां मैं मान लो अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता, और यहां ले लूं समय में परिवर्तन, यानी इधर बढ़ूंगा तो समय। तो t बराबर कहां पे है, t बराबर 0 पे। जब t बराबर पे 0 है, ग्राफ समझना बहुत ही जरूरी है। जब t बराबर 0 पे है, जब t बराबर 0 पे, उस समय रिएक्टेंट कितना है, 10। तो यहां मैं मान लो अभिकारक की सांद्रता क्या है, 10। लेकिन थोड़ा ध्यान देना, जैसे जैसे T1, T2, T3, T4 जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, यानी समय इधर चलेंगे तो समय बढ़ेगा। तो जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, यानी समय के साथ साथ धीरे धीरे सांद्रता में क्या होने लगी, कमी। अभिकारकों की सांद्रता में क्या हो रही, 10 से 8, 8 से 6, 6 से 4, यानी 100 हो रहा है कमी। एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हो। यहां पे मैं मान लूं, ये मैंने माना बच्चों T1 पे, T1 मान लिया मैंने, क्या मान लिया, T1। तो उसी समय यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, R1, क्या हो जाएगा, R1। तो धीरे धीरे समय T1 बढ़ा, T1 पे मान लो 8 बढ़ा, तो इसी तरह मैं आगे ले लूं, T2 कहां आएगा, यही आएगा T, ये हो जाएगा T2। तो उसी समय देखा जाए R2। तो बच्चों
रटना नहीं है, ग्राफ से स्पष्ट हो रहा है R1 अधिक है R2 से, यानी धीरे धीरे कम हो रही है, समय के साथ साथ सांद्रता में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो यहाँ पे ये अंतर, ये वाला ध्यान देना, ये वाला अंतर शो करेगा डेल आर को, किसको, डेल आर को, और ये वाला अंतर, ये वाला अंतर शो करेगा डेल टी को, किसको शो करेगा, डेल टी को। तो डेल आर बाई डेल टी, और नेगेटिव यानी अभिकारकों की सांद्रता में कमी हो रही है, और इसे ही बोलते हैं औसत वेग। क्या बोलते हैं, औसत वेग। औसत वेग का ग्राफ किसके लिए बना लिया हमने, अभिकारक की सांद्रता के लिए। इसी प्रकार अगर आप बनाना चाहो उत्पाद की सांद्रता के लिए, किसके लिए, उत्पाद की सांद्रता अगर आप बनाना चाहो उत्पाद की सांद्रता के लिए, और यहां पे ये क्या हो जाएगा, वापस समय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। तो यहां पे t बराबर क्या है, शुरुआत में t बराबर 0। जब t बराबर 0 था तो उसी समय प्रोडक्ट भी क्या था, 0 था। लेकिन जैसे जैसे देखना 0 से 1, 1 से 2, 3, जैसे जैसे समय बढ़ा, उसी प्रकार यहां चेक करो, अभी उत्पाद की सांद्रता में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, यानी समय के साथ साथ उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि हो रही है। यानी यहां पे शुरुआत में 0 था, समय जैसे जैसे इधर आएंगे तो समय बढ़ेगा, तो धीरे 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 उत्पाद की सांद्रता में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और एक समय ऐसा आएगा जहां कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो मैं मान लू T1 पे इसको मिलाओ आप, तो इसी प्रकार या T1 है तो यहां पे क्या आ जाएगा, P1, और जैसे जैसे आगे बढ़ा T2 पर, तो T2 यानी समय बढ़ा, जैसे जैसे समय बढ़ा, थोड़ा चेक करना यहाँ पे P2 भी क्या है, बढ़ रहा है, यानी उत्पाद की सांद्रता में क्या बढ़ रही है, यानी यहां से पता चल रहा, लेकिन ग्राफ के माध्यम से आप समझ सकते हो आसानी से। अगर मैं इन दोनों को मिला दूं यहां पे और ये मिला दूं यहां पे, तो यहां ध्यान देना, ये सॉरी यहां नहीं मिलाना है, और ये T2 ये क्या शो कर रहा है, डेल्टा T, और डेल्टा P ये वाला, ये यहां है, मतलब यहां ये शो कर रहा है डेल्टा P को, यानी उत्पाद की सांद्रता बढ़ रही है, और इसे ही क्या बोलते हैं यहां पे, औसत वेग। क्या बोलते हैं, औसत वेग। तो यहां पे क्या आ जाएगा, औसत वेग डेल P बाई डेल T, ये हो गया औसत वेग यहां पे पूरा। और एक बात करूं, अगर कभी कभी पूछा जाता, हमारा अगला टॉपिक है तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग क्या होता है, यानी एक फिक्स समय में बताया गया, जैसे आपको बोल दिया गया है कि आप 9 बजे से लेके 10 बजे के बीच पिपाड़ से जोधपुर जा रहे हो, तो उस समय अगर आपको कोई वहां जोधपुर जाओ तो पूछे आप कितने की स्पीड से आए, तो आप ऐसे ही बताओगे, एवरेज स्पीड बताओगे कि 60-65 की स्पीड से आया, यानी वो तो कहलाएगा आपका औसत वेग। अगर आपको पूछ लिया जाए कि आप 9 बजे स्टार्ट हुए और 9:10 पे अगर आपके पापा जी का कॉल आए और पूछे जाए कि बेटा कितने की स्पीड से गाड़ी चला रहे हो, तो आप प्रेजेंट टाइम उसी समय की स्पीड बताओगे कि 60 की स्पीड चल रही है, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, तात्क्षणिक स्पीड, यानी उसी समय की स्पीड। आज की क्लास में हमने रासायनिक बल गतिकी, औसत वेग और तात्क्षणिक वेग या तो हमने पढ़ ली, लेकिन इस वीडियो के नीचे पीडीएफ में लिंक दे रखी है, आप वहां से संपूर्ण नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, और अगर आपका प्यार रहा तो हम बहुत और बेहतर करेंगे। धन्यवाद। आप इसी तरह चौहान सर साइंस के साथ जुड़े रहिए, हम प्रत्येक दिन आपके लिए